देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं शीत युद्ध का दौर। इसमें सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है। देखिए, शीत युद्ध का अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे युद्ध होकर रहेगा, परंतु वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता। इसमें क्या क्या होता है? डर, तनाव, संघर्ष, ये सारी स्थितियाँ होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ऐसा लगता है कि युद्ध होने वाला है और ऐसी संभावना होती है, लेकिन वास्तविकता में कोई युद्ध नहीं होता। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे शीत युद्ध। शीत युद्ध से अभिप्राय विश्व के दो महाशक्तियों अमेरिका व भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच व्याप्त उन कटु संबंधों के इतिहास से है जो तनाव, भय, ईर्ष्या पर आधारित था। यानी कि इस युद्ध में हम पढ़ेंगे अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच जो भी संबंध थे वो किस तरीके से थे। वो संबंध बहुत ही तनाव, भय और ईर्ष्या पर आधारित थे। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 से 1991 के मध्य इन दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर चला और हमारा देश यानी हमारा पूरा विश्व दो गुटों में बट गया था। यानी कि हमने शीत युद्ध में हम कौन सी दो महाशक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं? अमेरिका और सोवियत संघ। इन दोनों महाशक्तियों की वजह से हम पूरी दुनिया दो गुटों में बट गई थी। और ये जो संघर्ष था वो कैसा था? वो विचारात्मक राजनीतिक संघर्ष था। अब देखिए शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी। और शीत युद्ध कब से कब तक चला था? ये कई बार क्वेश्चंस हैं आपके आ सकते हैं, एमसीक्यू में भी ये पूछा जा सकता है कि शीत युद्ध हमारा 1945 से लेके 1991 तक चला था। बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ था। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का अंत था। मतलब क्यूबा मिसाइल संकट से ही शीत युद्ध का अंत हुआ था, लेकिन इसका प्रमुख कारण था सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ टूट गया था। विघटन यानी होता है टूटना। वर्ष 1991 में कई कारणों की वजह से सोवियत संघ विघटन हो गया था। अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सोवियत संघ कब विघटित हुआ? 1991 में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा देखिए जिसने शीत युद्ध की समाप्ति को चिन्हित किया है, यानी सोवियत संघ जो विघटित हुआ था, टूटा था, उसके बाद जो शीत युद्ध है वो समाप्त हो गया था, क्योंकि दो महाशक्तियों में से अब बहुत कमज़ोर पड़ गई थी। अब नेक्स्ट देखेंगे हम शीत युद्ध के कारण। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि शीत युद्ध क्यों हुआ था, उसके क्या क्या कारण थे। अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का कारण था। यानी जो अमेरिका था, सोवियत संघ, दोनों ही महाशक्ति बनना चाहते थे। अमेरिका चाहता था मैं बन जाऊं और सोवियत संघ चाहता था मैं बन जाऊं। इसी वजह से दोनों एक दूसरे से क्या करने लगे? होड़ यानी मुकाबला करने लगे, एक दूसरे से कंपटीशन करने लगे। और परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बस की बात नहीं थी। परमाणु बम तो कोई भी नहीं झेल सकता था, क्योंकि आपको पता ही है कि परमाणु बम से कितनी ज़्यादा हानि होती है। और दोनों महाशक्तियाँ परमाणु हथियारों से संपन्न थीं। और दोनों ही महाशक्तियाँ, सोवियत संघ भी और अमेरिका भी, दोनों के पास परमाणु बम बहुत ज़्यादा थे। उसके पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार थे कि वे एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सकते थे। यानी दोनों ही अगर युद्ध करते तो दोनों ही लोगों की जनता, दोनों ही देशों की जनता को बहुत ज़्यादा नुकसान होता और पूरा रक्त रंजित युद्ध होता। यानी कि पूरा युद्ध खून खराबा हो जाता, क्योंकि अगर परमाणु हथियारों का यूज़ करेंगे हम तो खून खराबा बहुत ज़्यादा होगा। एक दूसरे को उकसावे के बावजूद कोई भी राष्ट्र अपने नागरिकों पर युद्ध की मार नहीं देखना चाहता था। यानी एक दूसरे को उकसा तो रहे थे कि युद्ध करें, सोवियत संघ चाहता था युद्ध करें और वो अमेरिका भी बहुत कोशिश कर रहा था, एक दूसरे से कंपटीशन कर रहा था, होड़ कर रहा था युद्ध करें। लेकिन दोनों ही देश अपने देश के जो नागरिक हैं उनको मरवाना नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे युद्ध हो जिससे बहुत सारे लोग मरें, उसका क्या फ़ायदा। शीत युद्ध एक विचारधारा की लड़ाई थी। अब देखिए शीत युद्ध विचारधारा की लड़ाई कैसे थी।
अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधाराओं की लड़ाई से तात्पर्य है दुनिया में आर्थिक सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे अच्छा सिद्धांत कौन सा है, कि मतलब जितने भी विचार हैं उनको एक धागे में बांधेंगे कैसे हम, मतलब किसका विचार ज़्यादा अच्छा है आर्थिक और सामाजिक जीवन में, जो विचार हैं किसके अच्छे हैं, अमेरिका के, सोवियत संघ के। अब देखिए अमेरिका आपको पता ही है एक पूंजीवादी देश था, और यानी पूंजीवादी देश या अर्थव्यवस्था थी, और सोवियत संघ कैसा था हमारा, साम्यवादी था। अब देखिए दो तरह की अर्थव्यवस्था हमारी होती है जनरली, और एक तीसरी भी होती है लेकिन वो इन दोनों का जोड़ होती है। जैसे पूंजीवादी जो होती है उसमें सरकार का हस्तक्षेप कम होता है, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट का बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल सब कुछ किसके हाथ में होता है, निजी, जैसे कि प्राइवेट कंपनीज़ वगैरह के हाथ में होता है सब कुछ। और समाजवादी में क्या होता है कि जितनी भी चीज़ें होती हैं सब किसके हाथ में होती है, गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती हैं। तो जो अमेरिका थी उसमें पूंजीवाद था, और समाजवाद कहाँ पे था, सोवियत संघ में। और जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित है। मिश्रित क्या होती है, जिसमें पूंजीवाद भी होता है और समाजवाद भी होता है, इसमें एक नहीं होता कोई, दोनों ही होते हैं। कुछ क्षेत्रों पे सरकार का अधिकार होता है और कुछ क्षेत्रों पे निजी लोगों का अधिकार होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं रेलवे वगैरह, इसमें क्या है, पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो इसमें ये कौन सी व्यवस्था होगी, समाजवादी। और हमारे देश में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़, प्राइवेट कंपनीज़ भी हैं, तो वो क्या हो गई, निजी कंट्रोल हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे देश में पूंजीवाद हो गया। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपसे कई बार पूछे जा सकते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 1918 में। आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा ये दोनों डेट्स को। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 से 1945 तक हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के गुट कौन कौन से थे। द्वितीय विश्व युद्ध में दो तरह के गुट थे, एक था मित्र राष्ट्र और एक था धुरी राष्ट्र। द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका को विजय मिली थी। इन्हीं चार राष्ट्रों को संयुक्त रूप से मित्र राष्ट्र कहा जाता है। और धुरी राष्ट्र कौन से होते हैं, जिन राष्ट्रों को द्वितीय विश्व युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार पूछते हैं एग्जाम में कि मित्र राष्ट्र कौन से होते हैं और धुरी राष्ट्र कौन से होते हैं, उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो मित्र राष्ट्र कौन से थे, जिन्हें जो जीत गए थे द्वितीय विश्व युद्ध में, और जो द्वितीय विश्व युद्ध में हारे थे उन्हें बोलते हैं धुरी राष्ट्र। अब देखिए जो जीते थे उनके नाम याद कर लीजिएगा अच्छे से, मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर देती हूँ। फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सब जीते थे। और जो हारे थे वो कौन थे, जर्मनी, जापान और इटली, ये लोग हार गए थे। और द्वितीय विश्व युद्ध का अंत, अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ था अगस्त 1945 में। अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे, और जिस वजह से जापान को घुटने टेकने पड़े। आप सभी को पता ही है कि 1945 में क्या हुआ था, अमेरिका ने जापान पर दो बम गिराए थे, हिरोशिमा और नागासाकी। आपको पता है कि उस बम की कितनी ज़्यादा हानि हुई थी, और आज तक भी कई लोग ऐसे होते हैं बेचारे अपंग पैदा होते हैं, जिन्हें आज भी उन सब प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। मतलब आज भी पूरी तरीके से वो इकॉनमी जो है ठीक नहीं हो पाई है। अब ये आप याद कर सकते हैं, बमों के कूट नाम कौन कौन से थे, लिटिल बॉय, फैट मैन, बमों की क्षमता, और ये है इसका वेट 15 से 21 किलो टन। अब देखिए अमेरिका की आलोचना, अमेरिका इस बात को जानता था कि आत्मसमर्पण करने वाला है जापान। ऑब्वियसली जब जापान के साथ इतना बुरा हुआ, उसकी अर्थव्यवस्था इतनी बुरी हो गई थी, जब आज तक उसके दुष्परिणाम हैं उस बम को गिराने के, तो उस समय की उसकी अर्थव्यवस्था कितनी बुरी होगी। तो ऐसे में बम गिरने की आवश्यकता नहीं थी। अमेरिका ने अपने पक्ष में ये कहा, अमेरिका के समर्थकों का तर्क था कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करने और अमेरिका साथी राष्ट्रों की आगे की जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना ज़रूरी था। अब अमेरिका कुछ ना कुछ तो कहता ही, क्योंकि उसने तो बम गिरा दिया था, तो अपने समर्थन के लिए कुछ ना कुछ कहा। तो उसने यही कहा कि उसने ये सब जनहानि को रोकने के लिए किया था, लेकिन हमले के पीछे उसका उद्देश्य लिटरली क्या था कि वह सोवियत संघ के सामने ये जाहिर भी करना चाहता था कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है। यानी वो सोवियत संघ के सामने खुद को दिखाना चाहता था कि मुझसे बड़ी महाशक्ति कोई हो ही नहीं सकती।
इसके बाद ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्यूबा मिसाइल संकट, क्योंकि ये एक बार नहीं 1000 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्यूबा एक छोटा सा देश है जो अमेरिका के तट से लगा हुआ है। यह नज़दीक तो अमेरिका के है, लेकिन क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था और सोवियत संघ उसे वित्तीय सहायता देता था। यानी क्यूबा क्या है, जो अमेरिका के तट से लगा हुआ एक देश है, लेकिन इसकी हेल्प फाइनेंशियली यानी वित्तीय सहायता का मतलब होता है पैसों से रिलेटेड, उसकी हेल्प कौन करता था? उसकी हेल्प करता था सोवियत संघ। सोवियत संघ के नेता थे निकिता खुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। अब उसने क्या बोला कि रूस का जो सैनिक अड्डा है वो क्यों ना हम क्यूबा को बना लें, और 1962 में क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में उन्होंने लिटरली बदल भी दिया था। और 1962 में खुश्रेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गया, और हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग 2 गुने ठिकानों या शहरों पर हमला कर सकता था। मतलब ये तो बहुत अच्छा हो गया सोवियत संघ के लिए कि अब वो अमेरिका पर इजीली हमला कर सकता है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया जो क्यूबा था वो अमेरिका के तट से लगा हुआ देश था, और अब इसने सोवियत संघ ने इसे क्या बना लिया था? अपना सैनिक अड्डा बना लिया था। अब देखिए, अमेरिका को इसकी खबर 3 हफ्ते बाद लगी, और अमेरिकी राष्ट्रपति उस समय कौन से थे? जॉन एफ कैनेडी। ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ जाए। यानी जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो युद्ध करना चाहते नहीं थे, क्योंकि मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि युद्ध होगा तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी, कितनी ज़्यादा लोग मरेंगे, कितनी ज़्यादा जनहानि होगी, धनहानि होगी। इन दोनों महाशक्तियों के बीच ऐसी स्थिति बन गई कि लगा युद्ध होकर ही रहेगा, और इसे ही इतिहास में इसी घटना को कहा जाता है क्यूबा मिसाइल संकट। अब आपको इसे अच्छे से समझ आ गया होगा। क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध को चरम बिंदु भी कहा जाता है, क्योंकि पहली बार 2 बड़ी महाशक्तियाँ आमने सामने थी। अब ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्यूबा के जो मुख्य नेता थे फिदेल कास्त्रो थे, सोवियत संघ के कौन से थे? निकिता खुश्चेव, और अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी। अब देखिए, 2 ध्रुवीय अर्थव्यवस्था का आरंभ या विश्व का आरंभ। दोनों महाशक्तियाँ विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थीं। दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद अमेरिका सोवियत संघ को 2 गुटों में बांट दिया गया था। विश्व 2 गुटों में बट गया था, यही 2 ध्रुवीय विश्व है। 2 ध्रुवीय विश्व आप समझ गए कि विश्व हमारा पूरी दुनिया 2 गुटों में बट गई थी, एक तो अमेरिका और एक सोवियत संघ। पूर्वी यूरोप में था सोवियत संघ, जिन्हें दूसरी दुनिया भी कहा जाता है, और पश्चिमी यूरोप अमेरिका। ठीक है। अब पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश सोवियत गठबंधन में शामिल हो गए थे। यानी कौन कौन शामिल हो गए थे पूर्वी यूरोप में? पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया, ये सारे देश। और पश्चिमी यूरोप में कौन कौन से थे? ब्रिटेन, नॉर्वे, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, स्पेन, इटली, बेल्जियम, ये सारे थे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे नाटो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नाटो के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, इवन आपको नाटो की फुल फॉर्म भी अच्छे से याद कर लेनी है। देखिए, पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दे दिया था। 4 अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि, ठीक है, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, जिसमें 12 देश थे। आपसे ये पूछ सकते हैं कि कौन सी संधि हुई थी, तो संधि का नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। और ये कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 में। और इसमें कितने देश शामिल थे? इसमें 12 देश शामिल थे। अब देखिए, इस संगठन ने घोषणा की कि उत्तर अमेरिका और यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल सभी देशों पर हमला समझा जाएगा। इसका मतलब है कि अभी 12 देशों में से किसी एक देश पर भी अगर कोई दूसरा देश हमला करता है तो ये माना जाएगा कि 12 के 12 देशों पर हमला हुआ है, और इसमें क्या होगा? सब लोग मिलकर उसका सामना करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट था वार्सा संधि। वार्सा संधि सोवियत संघ की अगुवाई वाले पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। ये अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कब हुई थी? 1955 में वार्सा संधि हुई थी, और इसका काम था नाटो में शामिल यूरोप में
मुकाबला करना, यानी शामिल जितने भी देश थे उनका मुकाबला करने के लिए वार्सा संधि बनाई गई थी और पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है, जो कि सोवियत संघ की अगुवाई करने वाले देशों ने की थी। अब देखिए महाशक्तियों के लिए छोटे देश का महत्व। जो बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ थीं उनके लिए जो छोटे छोटे देश थे वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। अब देखिए इम्पॉर्टेंट क्यों थे, क्योंकि वो महत्वपूर्ण संसाधन जैसे तेल खनिज वो सब वहाँ से लेते थे। भू क्षेत्र यानी कि यहाँ से महाशक्ति अपने हथियार वगैरह लेती थी। सैनिक ठिकाने, महाशक्ति एक दूसरे की जासूसी कर सकती थी यहाँ पे अपना सैनिक ठिकाना बना के। आर्थिक मदद, यानी छोटे छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में उनकी मदद कर सकते थे। और गुटों में शामिल देशों की निष्ठा से यह संकेत मिलता है कि महाशक्ति विचारधाराओं का पारस्परिक युद्ध जीत रही है। मतलब इसमें बेसिकली क्या क्या था कि महाशक्तियों के लिए जो छोटे देश थे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे।